गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 148 बेलमेंट। बेलमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे बैंक रॉबरी एंड कस्टमर्स राइट। ठीक है, बेलमेंट हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं। बेलमेंट के केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर जो गुड्स बेल करता है, दूसरा होता है बेली जिसको गुड्स दिए गए हैं। सेक्शन 148 में बेलमेंट को डिफाइन किया गया है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पजेज। ठीक है, पर्पजेज को डिफाइन नहीं किया गया, ये फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांस के हिसाब से डिपेंड करता है। बैंक और कस्टमर के केस में कस्टमर कौन है? बेलर, क्योंकि ये गुड्स का ओरिजिनल ओनर ये है। और बेली कौन है? बैंक। बेली है बैंक। बैंक को कस्टमर किन किन पर्पजेज के लिए अपना जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कैश मनी है, बाकी सब चीजें हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब किन किन पर्पज के लिए दे सकते हैं? वो पर्पजेज कौन से हैं? सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, बैंक आगे शेयर मार्केट में लगाए, कहीं और किसी को लोन दें, उसके बाद कुछ जो इंटरेस्ट बनता है वो इनको पे करता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट। ये ज्यादातर जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्हीं के हैं, तो ये करंट अकाउंट होते हैं। फिर होता है अपना एक रेगुलर डिपॉजिट, आरडी जिसको हम बोलते हैं। मंथली कुछ फिक्स अमाउंट हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है, वो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। उसके बाद आता है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनको हम एफडी बोलते हैं। ये एफडी लोग एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट की एफडी करवा देते हैं बैंक के पास, और वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो चार हैं पर्पस, इन चारों पर्पस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का भी नहीं है। बैंक में एक बार हमने ये पैसा जमा करवा दिया, पासबुक अपनी एंट्री हो गई है, एफडी करवा दी, एफडी का सर्टिफिकेट हमने ले लिया, उसके बाद बैंक को चाहे डाकू लूट लें, बैंक में आग लग जाए, बैंक में बाढ़ आ जाए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, इन सब केस में हमें हमारा फिक्स डिपॉजिट जो अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट बैंक पे करता है। लेकिन एक नंबर 5 पे अपना आते हैं लॉकर्स। लॉकर्स के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं अभी तक। ठीक है, लॉकर्स में हम लोग बैंक से लॉकर क्यों लेते हैं? सेफ कस्टडी। ठीक है, हमें डाउट है कि जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहां की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है कि घर में कभी भी चोरी हो सकती है, तो लॉकर हम लोगों ने हायर किए किसके लिए? और सेफ कस्टडी के लिए। तो यहाँ पे पर्पज कौन सा हो गया लॉकर लेने का? सेफ कस्टडी। ठीक है, फिर दूसरा इसमें भी देखो क्या होता है। मान लो ये ए है कस्टमर, ठीक है, बैंक लॉकर है ये बी, ए ने बी एक बैंक लॉकर है जो हायर किया गया। अब इस बैंक लॉकर की दो चाबियां होती हैं, 1 और 2। ठीक है, इन दोनों चाबी के बगैर इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चाबी किसके पास रहेगी? कस्टमर के पास, और दूसरी चाबी किसके पास होगी? बैंक मैनेजर के पास, यानी कि बेली के पास। ठीक है, डबल प्रोटेक्शन यहां पे हुई। उसके बाद ये जो लॉकर जहां होता है उसको सेफ वॉल्ट बोलते हैं ये लोग। ठीक है, सेफ वॉल्ट की फिर बड़ी दो चाबियां होती हैं, वो सब दोनों किसके पास? बैंक के पास। ठीक है, उसके बाद ये जो प्राइमिसेस है इसका एक बड़ा गेट यहां पे भी है, एक से दो चाबियां इसकी भी हैं, वो किन के पास? मैनेजर के पास। सारी की सारी चाबियां किसके पास है? मैनेजर के पास। सिर्फ ए जो कस्टमर है उसके पास एक चाबी है जो एक पर्टिकुलर लॉकर उसने हायर किया है उसी की। ठीक है, यानी कि इसके पास एक चाबी है, बाकी सिक्योरिटी का जितना भी मैकेनिज्म है वो सब किसके पास है? बैंक के पास। लेकिन उसके बाद भी चाहे वो गोहाना हो, हरियाणा सोनीपत में, या फिर बॉम्बे हो या बेंगलोर हो, कहीं के भी लॉकर हो,
ये सारे इतनी सेफ्टी होने के बाद भी ये लॉकर तोड़े जा रहे हैं, इनमें चोरियां हो रही हैं, और बैंक कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? रिस्पॉन्सिबल तो उनको ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पर्पस था ये प्रोडक्ट, ये हमारा जो गुड्स था देने का, उसका पर्पस क्या था? सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बैंक होगा। तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब कुछ हम केस लॉ डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू क्या है कि बैंक अपने कस्टमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको लुटता बैंक है, पिटता कस्टमर है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ये केस हमारा नेशनल बैंक ऑफ लाहौर वर्सेस सोहनलाल, AIR 1962 पंजाब। इस बेस में क्या हुआ था? ये बैंक की ब्रांच थी जलंधर सिटी में, ठीक है। जलंधर सिटी की ब्रांच में सोहनलाल जी का अपना एक अकाउंट था और इन्होंने एक लॉकर ले रखा था। लॉकर किस पर्पज का था? सेफ कस्टडी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हर लॉकर को ऑपरेट करने के लिए दो की चाहिए, एक कस्टमर के पास होगी, दूसरी बैंक के पास होगी। इस केस में क्या हुआ? जो मैनेजर थे, ब्रांच के मैनेजर थे, उन्होंने मैनेज किया और इनके लॉकर को खोल के वहां से जो भी वैल्यूएबल आइटम्स थे उनको निकाल लिया। यहां पे फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि मैनेजर ने क्या किया? फ्रॉड किया। और फ्रॉड के लिए लायबल कौन हुआ? मैनेजर हुआ। और वाइकेरियस लायबिलिटी किसकी हुई? बैंक की। अब एक बात बताओ, इनके लॉकर को मैनेजर लूटे या और कोई चोर लुटेरे लूट ले जाएं? लुटा तो सोहनलाल ही ना। अगर मैनेजर के अलावा और कोई लूटे तो कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर मैनेजर लूट ले गया तो मैनेजर भी जिम्मेवार है और बैंक भी जिम्मेवार है। दोनों की जिम्मेवारी इस केस में बताएगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। ये दोनों डिसीजन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ही हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा और पंजाब डिवीजन हुआ था तो हाईकोर्ट का नाम हो गया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। कोर्ट एक ही है, कोर्ट में डिफरेंस नहीं है। ये केस है अनिल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच को डकैतों ने लूट लिया। अनिल मेहरा का लॉकर तोड़ दिया गया। लॉकर तोड़ने के बाद पैसे निकल गए। जो भी उनकी वैल्यूएबल आइटम्स थे, करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो भी है, उनके डायमंड्स वगैरह। अब यहां पे लॉकर को तोड़ा था इस बैंक, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर वर्सेस सोहनलाल केस में मैनेजर ने लॉकर खोल लिया था। अब अनिल मेहरा के केस में क्या हुआ? मैनेजर के अलावा कोई थर्ड पार्टी थी, उन्होंने लॉकर को खोल लिया और इनका लॉकर लूट लिया गया, जो कि था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। अब यहां पे यही हाईकोर्ट है, इन्होंने कहा था कि बैंक रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे हाईकोर्ट ये कहती है कि लॉ ऑफ बेलमेंट जो है अपना, वो एप्लीकेबल नहीं है हायरिंग ऑफ लॉकर के ऊपर। लॉकर जो हायर किया बैंक ने, तो बैंक को बना दिया उन्होंने मकान मालिक, और ये अनिल मेहरा हो गए किराएदार। तो यहां पे क्या हुआ? कोर्ट का कहना है कि हायरिंग ऑफ लॉकर्स पे बेलमेंट के जो प्रोविजन है 148 के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है, और इसलिए अनिल मेहरा को कुछ भी नहीं मिला। अब ये डिसीजन आने के बाद क्या हुआ? अनिल मेहरा के केस में क्या हुआ है कि बैंक ने कहा है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है कि लॉकर के अंदर, ये मान लो ये लॉकर है, इसके अंदर क्या आइटम था, आइटम की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है क्वांटिटी की, और थर्ड किसकी? क्वालिटी की। ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इनका जो क्लेम बनता है अनिल का, उसको किस तरह सेटिस्फाई करें, किस तरह जस्टिफाई करें, और इन्हीं तीनों ग्राउंड पे कोर्ट का जो डिसीजन था वो बैंक की फेवर में हो गया।
इसमें नेक्स्ट केस है अपना जगदीश चंद्र त्रिखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक AIR 1998 दिल्ली 266। इस केस में क्या हुआ था, जगदीश चंद्र त्रिखा ने 5600 ग्राम गोल्ड, ठीक है, 5600 ग्राम गोल्ड PNB को पेशावर ब्रांच में डिपॉजिट करवाया था और इनके पास स्लिप भी थी। बैंक ने इनको एक स्लिप इश्यू की थी, लेकिन बीच में पार्टीशन हो गया 1947 में। इन्होंने PNB से क्लेम किया कि इतना गोल्ड मेरा आपके बैंक में डिपॉजिट है, आप मुझे दें। बैंक ने रिफ्यूज किया कि ब्रांच तो पेशावर में थी, पेशावर से गोल्ड आया लाहौर, ठीक है। लाहौर आने के बाद लाहौर से जब इसको भेजा गया दिल्ली में, जो पैकेट था उसके अंदर गोल्ड नहीं था। बैंक कहता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फाइनली 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि इनके पास 5600 ग्राम गोल्ड की स्लिप है, जो कि ये वाली स्लिप जो बैंक की इश्यू की हुई है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको ये पे करें। अब हमने 3 केस पढ़ लिए, ठीक है। तीनों केस में क्या हुआ, इस केस में क्या है, इनके पास स्लिप है। अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ, ये अनिल वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र केस में क्या हुआ, अनिल के पास स्लिप नहीं है। अब इसमें एक तीसरा एक इंटरेस्टिंग केस और आता है, वो और देखते हैं। नेक्स्ट केस है राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1950। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। इसमें क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 75 है, उसमें फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को अगर सड़क पे मिला हुआ कोई सामान मिले या अगर उसकी ड्यूटी थी छानबीन करते हुए कुछ मिला, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बेली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इसी तरह क्या हुआ कि जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करना और उसको फिर स्टोर करना और उसको सेफ कस्टडी देना, वैसा ही काम इसका था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो ये माल खाना होता है पुलिस का, जितना भी सामान कहीं से रिकवर होता है तो उसको माल खाने में जमा करते हैं, लेकिन माल खाने में क्या होगी, चोरी होगी। माल खाने में चोरी होने के बाद कस्टमर तो ये कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बेली, लेकिन स्टेट कहती है ये इनका एक सोवरेन फंक्शन है। तो यहाँ पे जो पुलिस कस्टडी में कोई सी प्रोडक्ट की अगर चोरी हुई है तो पुलिस और स्टेट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉकर्स की, ठीक है। लॉकर्स के केस में जो चोरी हुई, बैंक लूट लिए गए। अब जैसे अपना हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है और सोनीपत में गोहाना टाउन है, वहां पे बैंक लूटा। जो लूटा बैंक, उन्होंने रोबर्स ने क्या किया, सारे लॉकर्स को तोड़े, उनमें से सामान निकाला और लेके चले गए, ठीक है। अब मोटा मोटी देखो बैंक बचता कैसे है। बैंक ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि लॉकर में आइटम क्या थे, ठीक है। आइटम की कोई रसीद बैंक इश्यू नहीं करता, लॉकर खाली है या नहीं है वो भी। तो इसके लिए क्या है, फिर दूसरा आता है फिर क्वालिटी का, उसके अंदर था क्या, सिल्वर था, गोल्ड था, डायमंड था और कोई था चीज, ठीक है। उसके बाद आती है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी थी वो। कस्टमर कहता है कि 500 ग्राम थी, बैंक कहता है कि इसका प्रूफ क्या है कितनी थी। उसके बाद आता है अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कभी नहीं कहती कि गोल्ड रिकवर हुआ या सिल्वर हुआ या कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब गोल्ड के बारे में ये लिखते हैं येलो मेटल और सिल्वर के बारे में लिखते हैं व्हाइट मेटल, ठीक है। अब इन्होंने गोल्ड के बारे में लिख दिया येलो मेटल। येलो तो पीतल भी होता है, तांबा भी होता है, और जब तक उसको कोई आइडेंटिफाई करे ये गोल्ड है, ये सारा गोल्ड, क्योंकि
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम गुलाम में तो आ ही चुका है कि माल खाने में जो चोरी हुई उसके लिए ना तो स्टेट जिम्मेवार ना पुलिस जिम्मेवार। अगर असलियत में कहीं पे गोल्ड रिकवर भी हुआ होगा, जब तक ट्रायल शुरू होगा, कोर्ट का जजमेंट आएगा, ये सारा गोल्ड असलियत में येलो मेटल में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है। कुछ चोर भी ज्यादा समझदार है, वो क्या करेंगे, गोल्ड तो चोरी किया उन्होंने और उसकी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में मिलती है, वो पहले से अपना स्टॉक बना के रखेंगे, जैसे रेट बढ़ेगी तो हम ये येलो मेटल उनको पकड़ा देंगे। तो इतने तो समझदार हो चुके हैं देश में सब चोर। इसी तरह सिल्वर का है, ये व्हाइट मेटल रखेंगे। व्हाइट मेटल एल्युमिनियम भी हो सकता है अपना, बहुत ही सस्ता है। ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये दिक्कत आती है फिर ट्रायल कोर्ट के पास, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो लिखती है येलो मेटल है, क्योंकि पुलिस को नहीं पता अगर ये गोल्ड है या नहीं है। इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म उस मौके पे नहीं होता कि वो ये आइडेंटिफाई करेंगे गोल्ड है कितना है। दूसरा, फिर कितना गोल्ड किसका है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती पुलिस। दूसरा, फिर इसके बाद आगे चल के आता है क्वालिटी और क्वांटिटी। 24 कैरेट गोल्ड है, 16 कैरेट गोल्ड है, 10 कैरेट गोल्ड है, उनकी भी क्वालिटियां अलग अलग है। इसलिए तो जो बैंक के लॉकर लूटे जा रहे हैं, चोर उनको टारगेट ही उन्हीं को करते हैं कि लो में इतने लूप होल है, तुम तो कोई पकड़ में नहीं आने, पकड़ में भी आओगे उससे पहले इसको येलो मेटल से आप लोग बदल के निकल सकते हो, क्योंकि पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर सकती ये गोल्ड है या येलो मेटल है। तो ये सब क्या है, ये लूप होल है हमारे लॉज में, ये कुछ बीच के रास्ते हैं, गलियां हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि जितने भी ये लॉकर्स हैं इनके साथ एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जोड़ दिया जाए। ठीक है। मान लो ये अनिल मेहरा वाले केस में हुआ था, जैसे अगर अनिल मेहरा अपना लॉकर की डिटेल उसके पास होती, कौन से प्रोडक्ट है वो अपना ले गया था, मान लो उसने गोल्ड ही दिया था, तो गोल्ड की रसीद उसको देनी थी। ऐसा अगर ये बैंक अपनी पॉलिसी बनाए कि लॉकर उसी को दिया जाएगा जो ये शो करेगा कि इसके अंदर हमने डिपॉजिट क्या किया है, कि प्राइवेसी नहीं रहेगी, ये ओपन रहेगा मैनेजर और कस्टमर के बीच में, तो बैंक उनको रिसीट देगा। जैसे दूसरा केस था दिल्ली वाला, उसमें बैंक कस्टमर के पास पेशावर बैंक की रिसीट थी, तो इसलिए उसको 90 पार्टीशन के बाद भी उनको अपना सामान जगदीश चंद्र त्रिखा को 1998 में दिल्ली में आके मिल गया, पेशावर में डिपॉजिट किया था क्योंकि रसीद थी उनके पास। बाकी अनिल के पास रसीद नहीं थी, तो इसलिए बैंक को अपनी पॉलिसी में स्टेट को उनमें कुछ अमेंड करना चाहिए कि लॉकर में जो सामान रखा गया उसकी इंफॉर्मेशन बैंक मैनेजर के पास रहे और कस्टमर के पास रहे। तो इस तरह अगर ये कुछ डेवलपमेंट होती हैं, चेंजेस आते हैं, तो उसके पास हो सकता है कि फ्यूचर में जब भी कभी बैंक में डकैती हुई और लॉकर लूट लिए गए, तो उन सब केसेस में कस्टमर को कोई रिलीफ मिल सकता है, वरना रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये 3-4 केस जो हमने पढ़े हैं उन केसेस में यही निकल के आता है कि पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है माल खाने में चोरी होने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि स्टेट का सोवरेन फंक्शन आ जाता है वहां पे। अनिल के केस में कहा कि बैंक को नहीं पता कि अनिल का लॉकर खाली था, उसमें कुछ सामान था। ठीक है। सबसे अच्छा केस रहा जगदीश चंद्र त्रिखा का, उनके पास रिसीट थी, इसलिए उन सबको पार्टीशन के बाद भी सब कुछ अपना मिला। तो इसलिए जो भी अब कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, तो वहां कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाए कि लॉकर की इंफॉर्मेशन कस्टमर और मैनेजर के बीच में शेयर की जाएगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह लॉकर जो लूटेंगे, लूटते भी रहेंगे, तो उन सब केस में कस्टमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि 148 बेलमेंट के अंडर कस्टमर का पर्पज यही था, सेफ कस्टडी का। अगर बैंक सेफ कस्टडी नहीं दे पा रहा है तो उस केस में फिर लॉकर का फायदा क्या है। इसलिए रूल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है।